गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि आज मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ये सब जो भी हुआ है वो सब आपके सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स लाइक यू। इसलिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही हम आसानी से अकाउंट और स्टेट सीखते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। अकाउंट में पार्ट 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन ये सीख रहे थे, जिसके हमने 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से थियोरी के टॉपिकों को सीखा है। तो सबसे पहले हम थियोरी को अच्छी तरह से याद करने के लिए जो भी टॉपिक हम पढ़ चुके होंगे उसे भी मैं पहले एक बार रिपीट करूँगा और फिर हम आगे के टॉपिकों को सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में तो मैंने आपको साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन का अर्थ बताया था और हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, थियोरी के टॉपिक को, उसके बारे में बताया था। तो चलिए पहले 1 मिनट में पहले वीडियो को हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे के 2 या 3 मिनट में हम दूसरे वीडियो को रिवीजन करने के बाद आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले वीडियो में दोस्तों विसर्जन का अर्थ, साझेदारी अधिनियम 1932 के कलम 39 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी का धंधा या कामकाज हमेशा के लिए कानूनी रूप से, दोस्तों 2 वर्ड है, हमेशा के लिए और कानूनी रूप से बंद कर दिया जाए तो उसे हम साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साझेदारी अधिनियम 1932 के कलम 39 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी का धंधा या कामकाज या व्यवसाय हमेशा के लिए कानूनी रूप से बंद कर दिया जाए तो उसे हम साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कहेंगे। उसके बाद थियोरी के कुल मिलाकर 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इसी 6 टॉपिक में से कोई एक मुद्दा आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा और अभी जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसमें आपको वो 2 थियोरी पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मेरी कोशिश है कि आपको ये सब थियोरी के टॉपिक याद हो जाए। तो कौन कौन से हैं वो 6 टॉपिक? तो सबसे पहला था साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर। दूसरा टॉपिक था दोस्तों विसर्जन की अलग अलग पद्धतियों में से 2 पद्धति, पहला सामान्य विसर्जन या स्वैच्छिक विसर्जन की पद्धति, यानी दूसरा नंबर का टॉपिक था सामान्य विसर्जन या स्वैच्छिक विसर्जन की पद्धति, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन। तीसरा टॉपिक था अदालत के आदेश के द्वारा विसर्जन। चौथा टॉपिक था विसर्जन संबंधित कानूनी एवं अन्य प्रावधान। 5वां टॉपिक है वसूली खाते पे टिप्पणी और 6ठा है वसूली खाते के प्रथम पद्धति और दूसरे पद्धति में अंतर। ये हम पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। दूसरे वीडियो में हमने थियोरी के इन 6 टॉपिक में से 2 टॉपिकों को सीखा। पहला साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर। तो उसमें मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया था, अंतर के मुद्दे, साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन। उसमें सिर्फ हमें अगर अंतर के मुद्दे दोस्तों अच्छे से याद होगा तो आसानी से हम उस अंतर को याद कर सकते हैं। तो अंतर का मुद्दा क्या था? सबसे पहला मुद्दा था अर्थ। साझेदारी के पुनर्गठन को साझेदारी का विसर्जन कहते हैं, जबकि पेढ़ी का धंधा या कामकाज हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो उसे हम पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। अर्थ के बाद था दोस्तों दूसरा टॉपिक पेढ़ी का अस्तित्व। खाली आपको मुद्दा याद रहेगा दोस्तों तब आसान है। पेढ़ी का अस्तित्व आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया होगा। पहले वाले में चालू रहता है और दूसरे वाले में अंत आता है। अब उसे बनाकर हम एक वाक्य में कैसे बोलेंगे? तो साझेदारी के विसर्जन के समय पेढ़ी का अस्तित्व चालू रहता है, जबकि पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी के अस्तित्व का अंत आता है। अब वैसा ही सेम टू सेम था हिसाबी चोपड़े, उसमें भी चालू रहता है और बंद कर दिए जाते हैं। तो उसे भी वाक्य बनाकर कैसे बोलेंगे? साझेदारी के विसर्जन के समय सभी हिसाबी चोपड़े चालू रहते हैं, जबकि पेढ़ी के विसर्जन के समय सभी हिसाबी चोपड़े बंद कर दिए जाते हैं। फिर था हिसाबों का निपटारा। उसके लिए पहले वाले में साझेदारी के विसर्जन में पुनः मूल्यांकन खाता और उसमें वसूली खाता। उसको वाक्य में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? साझेदारी के विसर्जन के समय हिसाबों का निपटारा करने के लिए पेढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता खोला जाता है, जबकि पेढ़ी के विसर्जन के समय हिसाबों का निपटारा करने के लिए पेढ़ी की बही में वसूली खाता खोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था अदालत का हस्तक्षेप। पहले वाले में नहीं हो सकता, दूसरे वाले में हो सकता है। तो उसको कैसे बोलेंगे? साझेदारी के विसर्जन में अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि पेढ़ी के विसर्जन में अदालत का हस्तक्षेप हो सकता है। और लास्ट मुद्दा था दोस्तों असर, इफेक्ट।
तो साझेदारी का विसर्जन होने से पेढ़ी का विसर्जन हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन अगर पेढ़ी का विसर्जन होता है तो साझेदारी का अंत अपने आप आ जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो हमने कल सीखा था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी से रिवाइज हो गया होगा। दूसरा टॉपिक जो कल का था वो था सामान्य विसर्जन की पद्धति। पेढ़ी के विसर्जन की दो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, सामान्य विसर्जन और अदालत के आदेश द्वारा विसर्जन। दोनों अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग पूछे जाते हैं, एक साथ में नहीं पूछते। तो सामान्य विसर्जन या स्वैच्छिक विसर्जन की पद्धति से पेढ़ी के विसर्जन को समझाइए, ऐसा पूछा जा सकता है। या अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन की पद्धति को समझाइए, ये प्रश्न हो सकता है। तो उसमें अलग अलग 5 मुद्दे थे। सबसे पहला सर्वसम्मति से, उसके बाद मैंने आपको याद दिलाया था 2 क वाला और 2 न वाला, करार द्वारा, कानून द्वारा, नोटिस, निश्चित घटना द्वारा और नोटिस द्वारा। तो सबसे पहले सर्वसम्मति से एक लाइन कैसे बोलेंगे, सभी साझेदारों के सर्वसम्मति से पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। दूसरा करार द्वारा, साझेदारों के बीच कोई लिखित करार हुआ हो तो करार के शर्तों के अनुसार पेढ़ी का विसर्जन किया जा सकता है। तीसरा था कानून द्वारा, उसके अंदर 2 मुद्दे थे, ए और बी। पेढ़ी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए तब पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। बी था पेढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी बने तो उस समय भी पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। उसके बाद निश्चित घटना द्वारा, उसमें भी 2 मुद्दे थे, ए और बी। उद्देश्यपूर्ण होने पर और अवधिपूर्ण होने पर। उद्देश्यपूर्ण होने पर भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, पेढ़ी जिस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है वो उद्देश्य पूरा होने पर पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। अवधि में भी लिख सकते हैं कि पेढ़ी जिस अवधि के लिए, जिस समय काल के लिए प्रारंभ की गई थी वो समय काल अवधि पूरा होने पर पेढ़ी का विसर्जन अपने आप हो सकता है। और उसके बाद नोटिस द्वारा, सभी साझेदार अथवा साझेदारों में से कोई एक साझेदार लिखित नोटिस देकर पेढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। ठीक है, अब ये सब 2 दिनों में जो हमने पढ़ा वो हो गया। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम थियरी के फिर से 2 टॉपिकों को सीखने वाले हैं। तो हमारा 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और कल के वीडियो में हम और 2 टॉपिकों को सीख लेंगे तो हमारा पूरा थियरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक है, तीसरा टॉपिक दोस्तों हमारा अदालत के आदेश द्वारा विसर्जन। अदालत के आदेश द्वारा पेढ़ी का विसर्जन। और चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों विसर्जन संबंधित कानूनी एवं अन्य प्रावधान। चलिए आप बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले तीसरा टॉपिक अदालत के आदेश द्वारा पेढ़ी का विसर्जन। सबसे पहले इसमें आपको 2 लाइन लिखना है दोस्तों, क्योंकि अदालत के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई पेढ़ी को ही बंद करवाए। अदालत में और भी कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, सालों सालों से पड़े होते हैं, जिसका कोई निपटारा नहीं हो रहा होता। तो अदालत नहीं स्वयं जाकर किसी के पेढ़ी को नहीं कि भाई इसके पेढ़ी को बंद कर दो। तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो जब कोई साझेदार पेढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अदालत में आवेदन करे तब अदालत निम्न संयोगों में पेढ़ी के विसर्जन का आदेश दे सकती है। यानी साझेदारों में से ही कोई साझेदार अदालत में एप्लीकेशन दे, आवेदन करे कि भाई पेढ़ी को बंद कर देना चाहिए, तो इनमें से कोई कारण अगर दिखाई देगा तो अदालत पेढ़ी के विसर्जन का आदेश दे सकती है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक एक कॉमन वर्ड है। बुक में 2-3 में ही था, लेकिन मैंने 1 से 5 तक में कॉमन वर्ड बना दिया है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब कोई साझेदार, सब में देख सकते हैं, पहले में भी जब कोई साझेदार, ये एक कॉमन वर्ड है जो 1 से 5 तक में आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जब कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का, जब कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का, अस्थिर दिमाग का मतलब दोस्तों पागल हो, तब पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। जब कोई साझेदार पेढ़ी में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, यानी पेढ़ी में जो उसे काम दिया गया है वो काम करने में क्या हो, वो असमर्थ हो किसी भी कारण से। तीसरा, जब कोई साझेदार पेढ़ी के हित के विरुद्ध का कार्य करता हो, जो पेढ़ी के हित में है उसके विरुद्ध का कार्य कोई साझेदार करता हो, जैसे पेढ़ी के कोई खास डॉक्यूमेंट को दूसरे पेढ़ी को सौंप देता हो, बेच देता हो, या पेढ़ी को हानि हो, ऐसा कोई काम करता हो, तो उसे कहेंगे पेढ़ी के हित के विरुद्ध का काम। जब कोई साझेदार पेढ़ी के शर्तों को या नियमों को बार बार इरादापूर्वक यानी जानबूझकर भंग करता हो, पेढ़ी में जो भी नियम या शर्त लगाए गए हैं उसको इरादापूर्वक यानी कि जानबूझकर बार बार तोड़ता हो, भंग करता हो, तब अदालत क्या कर सकती है, पेढ़ी के विसर्जन का आदेश दे सकती है। 5वां, जब कोई साझेदार अपने भाग की संपत्ति अन्य साझेदारों के सहमति के बिना किसी तीसरे पक्षकार को बेच देता हो तब। अब आपको लगेगा क्यों, वो अपने भाग की संपत्ति भी नहीं बेच सकता, अपने भाग की जो उसकी घरेलू संपत्ति है वो तो बेच ही सकता है वो, लेकिन पेढ़ी में जो उसकी हिस्से की संपत्ति है वो बिना साझेदारों के सहमति यानी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना वो किसी तीसरे पक्षकार को नियम के तहत नहीं बेच सकता।
अब आप ही सोच के देखिए कि किसी ने 3 माले की एक बिल्डिंग ली है 3 साझेदारों ने मिलकर, उसमें से एक साझेदार अपना दूसरा माला किसी को बेच देगा, बाहर के व्यक्ति को, तो कैसे बाकी लोग कंपनी वो चलाएंगे? दूसरा माला किसी और का हो जाएगा, तो वो नियम के विरुद्ध है। अब बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले साझेदारों को ऑफर करना होगा कि भाई मैं बेचना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ पेढ़ी छोड़कर, आप में से किसी को खरीदना है, नहीं खरीदना है तो वो लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, एनओसी बोलते हैं उसको, एनओसी देंगे, एनओसी लेकर वो फिर उसको बेच सकता है। लेकिन अगर कोई साझेदार पेढ़ी में से अपने भाग की संपत्ति अन्य साझेदारों के सहमति के बिना किसी तीसरे पक्षकार को बेच दे और कोई साझेदार अदालत में आवेदन कर दे इसके तहत, तो पेढ़ी अदालत जो है वो पेढ़ी के विषन करने का आदेश दे सकती है। छठा, पेढ़ी लगातार हानि कर रही हो और भविष्य में भी हानि के सिवाय धंधा चलने वाला न हो। पेढ़ी लगातार भूतकाल से कुछ वर्षों से लगातार हानि कर रही हो और अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में भी अगर पेढ़ी चलेगा तो उसे हानि ही होगा। अब बोलेंगे ऐसा अनुमान कैसे लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर पहले से ही पेढ़ी के ऊपर 5 लाख 10 लाख का कर्ज हो गया है, उसका ब्याज चल रहा है और पेढ़ी के लाभ को देखते हुए नहीं लग रहा है कि वो इतना कवर कर पाएंगे, तो हम समझ ही सकते हैं कि वो हानि हो। जैसे हम क्रिकेट मैच में अगर 6 बॉल में 36 रन से ज़्यादा चाहिए होता है तो हम 99% श्योर हो जाते हैं कि मैच सामने वाला टीम हार जाएगा, जिसे 6 में 36 से ज़्यादा रन चाहिए। तो कैसे हम अनुमान लगा लेते हैं? वैसे ही उसके लिमिट से ज़्यादा उसे हानि हो रहा है और उसके ऊपर कर्ज भी बहुत सारा बढ़ गया है, तभी भी हम समझ सकते हैं कि वो लगातार हानि तो कर ही रहा है और भविष्य में भी हानि के सिवाय पेढ़ी का धंधा चलने वाला नहीं है। तब ऐसे संयोग में भी अदालत जो है वो पेढ़ी के विषन करने का आदेश दे सकती है। लास्ट 7वां, अदालत को किसी अन्य संयोगों में भी योग्य लगने पर पेढ़ी के विषन का आदेश दे सकती है। अदालत में एक बार शिकायत चले जाने के बाद ये जितने भी संयोग दिख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, इसके अलावा भी कोई उचित संयोग, कोई योग्य कारण लगेगा तो अदालत जो है वो पेढ़ी के विषन करने का आदेश दे सकती है। तो अब शॉर्ट में रिपीट करते हैं। जब कोई साझेदार, ये तो कॉमन वर्ड है ही, तो जब कोई साझेदार पहला अस्थिर दिमाग का हो, दूसरा पेढ़ी में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ बनता हो, तीसरा पेढ़ी के नियमों को, पेढ़ी के हित के विरुद्ध का कार्य करता हो, पेढ़ी के नियमों को बार बार भंग करता हो, पेढ़ी में से अपने भाग की संपत्ति अन्य साझेदारों के सहमति के बिना किसी तीसरे पक्षकार को बेच देता हो, पेढ़ी लगातार हानि कर रही हो और अदालत को किसी अन्य संयोगों में भी योग्य लगने पर अदालत जो है वो पेढ़ी के विषन का आदेश दे सकती है। अब दोस्तों चौथा टॉपिक, विसर्जन संबंधित कानूनी एवं अन्य प्रावधान। चलिए, विसर्जन तो हो गया, पेढ़ी का विसर्जन हो गया। अब पेढ़ी के विसर्जन होने के बाद अलग अलग मुद्दे उपस्थित होते हैं, उसका निपटारा कैसे होगा? पेढ़ी के विसर्जन के बाद अलग अलग जो मुद्दे उपस्थित होते हैं उसका निपटारा का क्या कानून है, क्या प्रावधान है, तो वो हम इस मुद्दे में सीखने वाले हैं। तो इसमें भी अलग अलग 6 टॉपिक है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आप उसे लिख सकते हैं। सबसे पहला, पेढ़ी के हानि के संदर्भ में। मान लीजिए कि पेढ़ी का विसर्जन हो गया और पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी को हानि हुआ है, तो उस हानि का निपटारा कैसे होगा, उस हानि को हम अपलिखित कैसे करेंगे? तो उसके अलग अलग 3 विकल्प हैं, A, B, C लिखा है मैंने। पहला A, भूतकाल के वर्षों के लाभ में से, B, साझेदारों के पूंजी खाते की रकम में से, और C, हानि के रूप में साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे। यानी सबसे पहला ऑप्शन कि हमें अगर विसर्जन के समय पेढ़ी को हानि हुआ है तो उस हानि को भूतकाल के वर्षों में जो हमें लाभ प्राप्त हुआ था उस लाभ के सामने अपलिखित कर सकते हैं। भूतकाल के वर्षों में जो हमें लाभ प्राप्त हुआ था उस लाभ के सामने उस हानि को अपलिखित कर सकते हैं। दूसरा, अगर भूतकाल का लाभ पर्याप्त नहीं है, यानी मान लीजिए हमें हानि हुआ है 4 लाख का और भूतकाल में जो हमने लाभ कमाया है वो 3 लाख ही है, तो 1 लाख अभी भी कम पड़ रहा है, तो भूतकाल के लाभ की रकम पर्याप्त ना हो तो उस हानि की रकम को हम साझेदार के पूंजी खाते की रकम में से अपलिखित करेंगे। यानी उसकी जितनी भी पूंजी उसने पेढ़ी में लगाई है उसमें से हानि की रकम निकालने के बाद उसकी पूंजी की रकम उसे हम वापस करेंगे। किसे? साझेदारों को। तीसरा, बाई चांस अगर साझेदार की पूंजी की रकम भी पर्याप्त ना हो, होता है कई बार ऐसा, साझेदार की पूंजी की रकम भी पर्याप्त ना हो, तब हम क्या करेंगे? तब उस हानि को हम साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे और वो अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी उन्हें उस हानि का भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहला भूतकाल के लाभ में से, दूसरा साझेदारों के पूंजी खाते की रकम में से, और तीसरा अगर वो भी पर्याप्त ना हो तो साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे और वो साझेदार अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी उन्हें उस हानि का भरपाई करना पड़ेगा। दूसरा, पेढ़ी का ऋण और साझेदारों का निजी ऋण। दूसरा टॉपिक है पेढ़ी का ऋण, यानी पेढ़ी ने कोई कर्ज लिया होगा तब, और साझेदार ने कोई निजी कर्ज लिया होगा, अपना पर्सनल कोई कर्ज लिया होगा तब, उसका क्या प्रावधान है।
तो सबसे पहले उसके लिए 2 आसान लाइन है और 2 टफ लाइन है। 2 आसान लाइन क्या है, पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पेढ़ी के संपत्तियों का उपयोग होता है और साझेदार का ऋण चुकाने के लिए, साझेदार का निजी ऋण चुकाने के लिए साझेदार के निजी संपत्तियों का उपयोग होता है। ये 2 लाइन आप आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको बाकी की 2 लाइन टफ लगे तो मत लिखिएगा, लेकिन ये 2 लाइन तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं कि पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पेढ़ी के संपत्तियों का उपयोग होता है और साझेदारों का निजी ऋण चुकाने के लिए साझेदार के निजी संपत्तियों का उपयोग होता है। ये 2 सिंपल लाइन है। अब 2 थोड़ा जो टफ लाइन है, जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो कम से कम वो 2 लाइन जरूर लिखिएगा। आगे की 2 लाइन ये है कि पेढ़ी के साझेदारों की जो जिम्मेदारी होती है वो अमर्यादित होती है। पेढ़ी के साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है, अमर्यादित होने के कारण। अब वो जो हमने 2 लाइन बोला था उसी को आप क्रॉस कर देना है, उल्टा। पेढ़ी के साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित होने के कारण अगर पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पेढ़ी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो साझेदार का निजी ऋण चुकाने के बाद साझेदार के संपत्तियों का उपयोग पेढ़ी का ऋण चुकाने में हो सकता है। और उसी तरह से पेढ़ी में बची हुई संपत्तियों का उपयोग, अपने भाग के बची हुई संपत्तियों का उपयोग साझेदार अपना निजी ऋण चुकाने में भी कर सकता है। यानी इसको अगर सिंपल भाषा में कहे तो पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पेढ़ी के संपत्तियों का उपयोग होता है, साझेदार का निजी ऋण चुकाने के लिए साझेदार की निजी संपत्तियों का उपयोग होता है। फिर क्रॉस कर देना है कि साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित होने से पेढ़ी का ऋण चुकाने के लिए साझेदारों के पेढ़ी के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो साझेदार का निजी ऋण चुकाने के बाद साझेदार की बची हुई संपत्तियों का उपयोग हम पेढ़ी के ऋण चुकाने में भी कर सकते हैं। और उसी तरह से पेढ़ी का ऋण चुकाने के बाद पेढ़ी के बची हुई संपत्तियों का उपयोग साझेदार अपने निजी ऋण चुकाने में भी कर सकता है। उसके बाद है तीसरा, साझेदार द्वारा पेढ़ी को दी गई लोन। अगर किसी साझेदार ने पेढ़ी को लोन दिया होगा और पेढ़ी का विसर्जन हो गया तो उस लोन का भरपाई या भुगतान कैसे करना, तो उसके लिए भी पहले 2 सिंपल लाइन है और 2 थोड़ी टफ लाइन है दोस्तों। सिंपल क्या है कि अगर किसी साझेदार ने पेढ़ी को लोन दिया होगा तो पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी के संपत्तियों को बेचकर, पेढ़ी के विसर्जन के समय क्या कर दिया जाएगा, पेढ़ी के सभी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। पेढ़ी के सभी संपत्तियों को बेचकर उसकी जो उपज प्राप्त होगी उस उपज में से सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। पेढ़ी का जो विसर्जन होता है उसका विसर्जन खर्च होता है, विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। विसर्जन खर्च चुकाने के बाद तीसरे पक्षकार का दायित्व, यानी पेढ़ी के जो बाहर के व्यक्ति है उनका जो कर्ज है वो चुकाया जाएगा और वो चुकाने के बाद साझेदार के लोन की रकम चुका दी जाएगी। तो ये सिंपल लाइन हो गया दोस्तों कि पेढ़ी के विसर्जन के समय किसी साझेदार ने पेढ़ी को लोन दिया होगा तो पेढ़ी के संपत्तियों को बेचकर उससे जो उपज प्राप्त होगा उसमें से सबसे पहले विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा, फिर तीसरे पक्षकार का दायित्व चुकाया जाएगा और उसके बाद साझेदार के लोन की रकम चुका दी जाएगी। लेकिन अगर एक से अधिक साझेदार ने पेढ़ी को लोन दिया होगा और पेढ़ी के पास पर्याप्त रकम नहीं है तो उस लोन को प्रमाणसर भाग में चुकाया जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए कि हम 3 साझेदार, एक पेढ़ी में राम, श्याम और घनश्याम 3 साझेदार हैं, उसमें से घनश्याम ने पेढ़ी को 2 लाख का लोन दिया है और पेढ़ी का विसर्जन हो गया। विसर्जन होने के बाद संपत्तियों की उपज में से विसर्जन खर्च चुका दिया गया, दायित्व चुका दिया गया और उसके बाद 3 लाख बचा तो आराम से 2 लाख घनश्याम को चुका देंगे। या मान लीजिए 1 लाख बचा तो पूरा का पूरा 1 लाख घनश्याम को दे देंगे। भाई चल 2 लाख तो नहीं है लेकिन 1 लाख बचा, 1 लाख पूरा ले ले। लेकिन मान लीजिए कि श्याम और घनश्याम दोनों ने पेढ़ी को लोन दिया, जिसमें से श्याम ने 2 लाख का लोन दिया और घनश्याम ने 1 लाख का लोन दिया और तब पेढ़ी के विसर्जन के समय 3 लाख या उससे ज़्यादा बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा चुका देंगे। लेकिन मान लीजिए कि पेढ़ी के विसर्जन के समय सभी संपत्तियों की उपज में से विसर्जन खर्च और तीसरे पक्षकार का दायित्व चुकाने के बाद पेढ़ी के पास सिर्फ 2 ही लाख बचता है और लोन किसने किसने दिया है, श्याम ने 2 लाख का और घनश्याम ने 1 लाख का और पेढ़ी के बाद बच कितना रहा है, 2 ही लाख बच रहा है। तब ऐसा नहीं बोल सकता श्याम कि भगवान ने 2 लाख मेरे लिए ही बचाया है, ये 2 लाख मैं ले लेता हूँ, नहीं। तब उनके लोन का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 2:1 है। तो उस 2 लाख को 2:1 में उन दोनों के बीच में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो उसे कहते हैं प्रमाणसर। खैर आपको इतना लंबा याद ना हो तो बस आप 2 लाइन शुरुआत की याद रखिए, उतना इनफ है कि पेढ़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा, उसके बाद तीसरे पक्षकार का दायित्व चुकाया जाएगा और उसके बाद साझेदार के लोन की रकम चुका दिया जाएगा। चौथा है साझेदार के पत्नी का लोन। साझेदार की पत्नी ने अगर पेढ़ी को कोई लोन दिया होगा अपने स्त्री धन में से, यानी अपने तरफ से कोई लोन पेढ़ी को दिया होगा साझेदार की पत्नी ने, तो उसे तीसरे पक्षकार के दायित्व की तरह ही चुकाया जाएगा। कई बार प्रश्न में पूछते हैं कि साझेदार के पत्नी का लोन तीसरे पक्षकार के दायित्व के बाद चुकाया जाएगा, सही या गलत, और गलत है तो सुधार कर लिखिए।
तो कितने लोग लिखते हैं गलत, लेकिन उन लोग लिखते हैं पहले चुकाया जाएगा। साझेदार के पत्नी का लोन तीसरे पक्षकार के दायित्व से न पहले न बाद में तीसरे पक्षकार के दायित्व के साथ ही चुकाया जाएगा, क्योंकि वो भी बाहर की व्यक्ति है, इसके लिए उसे तीसरे पक्षकार के दायित्व के साथ ही चुकाया जाएगा, यानी साझेदार के लोन से पहले चुकाया जाएगा। उसके बाद है साझेदार की जिम्मेदारी। आप पहले भी सीख चुके हैं कि साझेदार की जिम्मेदारी कैसी होती है, अमर्यादित होती है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। यानी पीढ़ी के 3 साझेदार में से कोई एक साझेदार दिवालिया हो गया है तो उसके हिस्से की जवाबदारी बाकी के जो साझेदार है उनके ऊपर आती है, यानी उसके हिस्से की जवाबदारी भी बाकी के जो सक्षम साझेदार है, साहूकार साझेदार है, उनको ही चुकाना पड़ेगा। छठा लास्ट, पीढ़ी के संपत्तियों के उपज का वितरण, यानी पीढ़ी के वितरण के समय अगर हम पीढ़ी के संपत्तियों को बेच देते हैं तो उसका उपज का वितरण किस प्रकार से हो सकता है, उसको हम कैसे बांटेंगे। तो पीढ़ी के संपत्तियों को बेचने के बाद जो उपज मिलती है उसका वितरण मैंने यहाँ लिखा है साइड में दोस्तों, उसके वितरण का क्रम है अलग अलग, उस क्रम से ही हमें उसे बांटना पड़ेगा। सबसे पहले पीढ़ी के संपत्तियों के उपज के वितरण में से विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। सबसे पहला काम विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। विसर्जन कौन करवाता है, तो ऑडिटर या लिक्विडेटर, जो सीए होते हैं वो पीढ़ी का विसर्जन करवाते हैं, उनको लिक्विडेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे पूजा कराने वाले पंडित होते हैं, केस लड़ने वाले वकील होते हैं, वैसे ही पीढ़ी का विसर्जन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे लिक्विडेटर कहते हैं। ठीक है, लिक्विडेटर, उसका विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर पैसा बचने पर तीसरे पक्षकार के दायित्व, यानी पीढ़ी के बाहर के जो व्यक्ति है दायित्व, लेनदार, साझेदार की पत्नी का लोन या बैंक का लोन या और भी किसी के पास से लिया हुआ लोन, उसको चुकाया जाएगा। तीसरे नंबर पर पैसा बचने के बाद, तीसरे पक्षकार के दायित्व चुकाने के बाद अगर हमारे पास रकम बचता है तो साझेदार के लोन का रकम का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद अगर रकम बचता है तो साझेदार ने जो पूंजी खाते या चालू खाते की जो रकम लगाई थी वो उनको पूंजी खाते और चालू खाते की रकम वापस कर दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर बचता है दोस्तों, ऐसा तो जल्दी बचता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर बचता है तो साझेदार लाभ के रूप में अपने लाभ हानि के प्रमाण में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार और आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हमने 2 टॉपिक सीखा दोस्तों, अदालत द्वारा पीढ़ी का विसर्जन और दूसरा जो है वो विसर्जन संबंधित कानूनी एवं अन्य प्रावधान। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।